देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। और आज एक बार फिर से बड़ी कवरेज किसान आंदोलन पर होगी, क्योंकि कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर 12वें दिन भी डटे हुए हैं। आज आंदोलन का 12वां दिन, लेकिन निगाहें इस बात पर हैं कि कल भारत बंद किसानों ने बुलाया है, जिसे लेकर सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। और साथ ही 1 और 11 में हम आपको सीधे दिल्ली बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, तमाम अपडेट्स देंगे और साथ ही किस तरीके से किसानों की आगे की तैयारी है इस पर फोकस रखेंगे। किसान आंदोलन के अलग अलग पहलू, अलग अलग रंग भी आपको दिखाएंगे। एक हाईटेक ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र वहां बना हुआ है, इसकी तस्वीरें आगे भी। साथ ही लंदन लिए चलेंगे, जहां पर कोविड वैक्सीन के पहले डोज की तैयारी की जा रही है। हम आपको मौसम का भी हाल बताएंगे। आज सुबह किस तरह मौसम के पहले कोहरे का सामना दिल्ली एनसीआर ने किया, लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में आतंकी मुठभेड़, 5 आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से हुई मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गिरफ्त में आए आतंकवादियों में 2 पंजाब और 3 कश्मीर के। गिरफ्तार आतंकवादियों में बलविंदर सिंह संधू का हत्यारा भी शामिल। पंजाब में हुई थी शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता संधू की हत्या। सभी 5 आतंकवादियों का खालिस्तानी उग्रवाद से जोड़ा जा रहा है नाता। आज घने कोहरे के बीच किसान आंदोलन का 12वां दिन, चाय बिस्किट के साथ किसानों ने भगाई सर्दी। ठंड के बीच हाईवे पर डटे किसानों ने घोटी सरदाई, बादाम, मूंगफली और काली मिर्च घोंटकर तैयार की सरदाई। सिंगू बॉर्डर पर अब किसानों के लंगर का खास इंतजाम, सुबह से ही मशीन से तैयार की जा रही हैं रोटियां। किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर आज सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। आज सिंगू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, व्यवस्था का लिया जायजा। केजरीवाल ने कहा, मैं यहां सेवादार के तौर पर आया हूं, किसानों का संघर्ष जायज है और हम उनके साथ हैं। केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार की थी योजना, दिल्ली लाकर एक मैदान में उन्हें किया जाए कैद, इसके लिए मुझ पर डाला गया दबाव। चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे। केजरीवाल ने कल किसानों के बंद का किया था समर्थन, कहा आप कार्यकर्ता शांतिपूर्ण बंद में कल लें हिस्सा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के 12वें दिन डटे हैं किसान। 8 दिसंबर को भारत बंद पर अड़े किसान, कहा सुबह से दोपहर 3 बजे तक पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। सरकार को किसानों ने फिर दिया अल्टीमेटम, यूनियन ने कहा केंद्र को वापस लेना ही होगा तीनों कानून। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेताओं की साझा बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एमएसपी को बहाल रखने की व्यवस्था जारी रखनी ही होगी। दूध और सब्जी की सप्लाई को बंद रखने का ऐलान, शादी समारोह पर कोई असर नहीं। किसान यूनियन के साथ बैठक में शामिल हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव, कहा भारत बंद पर किसान मोर्चा है अडिग। भारत बंद के दिन योगेंद्र यादव की सब्जी और दूध की सप्लाई पर रोक वाले ट्वीट पर हंगामा। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा कहने वाले वो कौन हैं? ट्वीट पर विवाद के बाद योगेंद्र यादव की सफाई, कहा आने वाली पीढ़ियों पर असर डालने वाले कानून के खिलाफ बंद के दिन किसानों के सब्जी और दूध न बेचने के फैसले में आखिर गलत क्या है? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। किसानों के भारत बंद के समर्थन में उतरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सूबे के बीजेपी प्रमुख पुनिया बोले गांधी परिवार का किसानों से कोई लेना देना नहीं। पंजाब कांग्रेस को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल कर दिया हवाला। समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा से पहले विवाद गहराया, कन्नौज के डीएम ने अखिलेश यादव से रैली रद्द करने की अपील की, कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा का दिया हवाला। अखिलेश यादव को रोकने के लिए पुलिस ने विक्रमादित्य मार्ग को सील किया, लखनऊ के इसी इलाके में रहते हैं अखिलेश। आज किसानों के समर्थन में यूपी की सड़कों पर उतर रही है समाजवादी पार्टी, कन्नौज में शुरू होगी किसान यात्रा। लखनऊ की मंडियों में आज किसानों और व्यापारियों का प्रदर्शन, कल किसानों के भारत बंद के समर्थन का किया ऐलान। हरियाणा सरकार पर किसान आंदोलन का बढ़ता जा रहा है असर, जेजेपी के 2 विधायकों ने किया किसानों का समर्थन। किसानों के समर्थन में आगे आई प्रियंका चोपड़ा, किसानों को बताया फूड सोल्जर, बोली किसानों के डर को दूर करे सरकार। किसानों के समर्थन में आज 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे अवार्ड की वापसी, दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
किसानों को मिला दिल्ली के कुछ ऑटो टैक्सी यूनियन का साथ, भारत बंद का किया समर्थन। संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने किसान आंदोलन से बनाई दूरी, राजनीतिक दलों के आंदोलन से जुड़े होने का दिया हवाला, कहा पहले दे चुके हैं सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी किसान आंदोलन का किया समर्थन, सरकार से किसानों के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील। बिहार में आरजेडी ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, तेजस्वी बोले तीनों कानून को रद्द कराने के लिए किसानों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, कहा देश की आन बान शान है किसान। किसानों के भारत बंद को शिवसेना का साथ, संजय राउत ने ट्वीट कर किया ऐलान। सूत्रों का दावा, कृषि मंत्री रहते शरद पवार ने एपीएमसी कानून में बदलाव की मांग की थी, निजी क्षेत्रों की भूमिका तलाशी जा रही थी। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, बिना मंजूरी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं। किसानों के अगले दौर की बातचीत से पहले सरकार की बड़ी बैठक, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर में मिले नरेंद्र तोमर और पुरुषोत्तम रूपाला। 9 दिसंबर को किसानों के साथ होने वाली बैठक के मसौदे को लेकर तीनों मंत्रियों में चर्चा, कृषि सुधार बिल में संभावित संशोधन पर भी मंथन। किसान आंदोलन के पीछे सरकार को दिखी साजिश, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले विपक्ष भड़का रहा है आंदोलन। किसानों को लेकर बोले सनी देओल, कहा सरकार और किसान का मामला, बाकी लोग न दें दखल। एनडीए के साथ ही हनुमान बेनीवाल भी किसानों के साथ आए, भारत बंद का भी समर्थन। 9 दिसंबर को शरद पवार, सीताराम येचुरी और मनोज झा करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए आज चौथे दौर का मतदान जारी, 34 डीडीसी सीटों पर हो रही है वोटिंग। डीडीसी चुनाव के लिए आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त, इस फेज में 249 उम्मीदवार हैं मैदान में। जम्मू की 17 और कश्मीर की 17 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुबह से मतदान केंद्र पर जुटे मतदाता, दिखा मतदान का उत्साह। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने डीडीसी चुनाव में वोट के लिए पैसे बांटने और कुरान की शपथ दिलाने वाले वीडियो का लिया संज्ञान। पीडीपी के पक्ष में वोट देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज वेस्ट मिदनापुर में महारैली, उठा सकती है किसान आंदोलन का मुद्दा। कोरोना काल में टीएमसी का दावा, आज सीएम ममता की रैली में जुट सकती है 2 लाख लोगों की भीड़। ममता उसी मैदान में कर रही हैं जहां साल 2018 में पीएम मोदी ने की थी रैली। ममता सरकार को बीजेपी ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा पश्चिम बंगाल में अगर आप बीजेपी में हैं तो कभी भी हो सकती है आपकी हत्या। बंगाल में हत्याओं का दौर चला और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यकर्ताओं की बहुत हत्या की। दक्षिण की स्टार विजय शांति की आज हो रही है बीजेपी में वापसी, कल हुई थी अमित शाह से मुलाकात। तेलंगाना की पहली आदिवासी पायलट अमीरा बॉबी आज बीजेपी में होंगी शामिल। केसीआर सरकार ने पायलट की ट्रेनिंग के लिए भेजा था विदेश। बेंगलुरु में भाई के घर पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, एक हफ्ते यहीं ठहरेंगे। त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब ने माता सुंदरी मंदिर वेब पोर्टल किया लॉन्च, श्रद्धालुओं के दर्शन की सुविधा का रखा गया ध्यान। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, साथी हुआ फरार। अंबाला में एक्सपायरी डेट के परफ्यूम के कबाड़ में धमाका, आग लगने से 4 लोग झुलसे, 3 की हालत गंभीर। शिवराज कैबिनेट में मंत्री रही इमरती देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर गहराया विवाद, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का तबादला। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को थाना से समन, धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लखनऊ में महाराज सोहेल देव की प्रतिमा के नाम से छेड़छाड़ पर गहराया विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। पूर्व एलजेपी नेता केशव सिंह का चिराग पासवान पर गंभीर आरोप, कहा नक्सलियों से है साठगांठ। माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के लिए वेब पोर्टल लॉन्च, दर्शन के लिए श्रद्धालु कर सकेंगे एडवांस बुकिंग। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी, 21 अक्टूबर के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे कम। दिल्ली में रिकवरी रेट 94% के पार, सक्रिय मरीजों की संख्या 24,600। दिल्ली में 24 घंटे में 69 मरीजों की मौत, 2700 मामले। कैप्टन अमरिंदर ने की कोरोना वैक्सीन लगाने में पंजाब को प्राथमिकता देने की मांग, मौत के ज्यादा आंकड़ों का दिया हवाला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में फिर से रात का कर्फ्यू, रात 11 बजे से 5 बजे तक होगी पाबंदी।
ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर भारत में हो चुका है तीसरा ट्रायल। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मांगी इजाजत। डीसीजीआई के पास किया आवेदन। रूस ने शुरू किया अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का टीकाकरण अभियान। 21 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। गुजरात में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की तैयारी। 2000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम। आजमगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। देर रात तक चलता रहा डीजे। न मास्क न डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन के वक्त जनता के मददगार बने अभिनेता सोनू सूद की एक और नेकी। पिछले 12 साल से बिस्तर पर पड़े युवक अमन की रीढ़ की हड्डी का कराया ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के अमन के परिजनों ने सोनू सूद का किया धन्यवाद। महंगे इलाज का खर्च नहीं होने का दिया था हवाला। सोनू सूद ने करनाल के विर्क हॉस्पिटल में कराई अमन की सर्जरी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ करेंगे विचार विमर्श। राम मंदिर निर्माण को लेकर विचार विमर्श के दौरान टाटा कंसल्टेंसी और एलएनटी के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद। आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा शामिल। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा यमुना अथॉरिटी का भव्य दफ्तर। 7 एकड़ जमीन में होगा ऑफिस। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फायरिंग। देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से होती रही गोलीबारी। भारत ने भी दिया करारा जवाब। पोखरण फायरिंग रेंज में बिना फटे बम से हादसा। 11 साल के बच्चे की गई जान। बिना फटे बम से स्कैप निकालने की कोशिश में हादसा। पिछले दिनों सेना ने पुराने पड़े हथियारों को किया था नष्ट। दिल्ली पुलिस ने सालों से कस्टडी में पड़े करीब 7.5 करोड़ रुपए उनके मालिकों को लौटाए। करीब 4 किलो सोना भी सौंपा गया। आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर में एनकाउंटर के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि इनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है और आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवा रहा है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वांटेड गैंगस्टर सुख बिखरीवाल आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करवा रहा है। तरन तारण में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या उसी साजिश का हिस्सा थी। संधू की हत्या में शामिल किलर भी आज गिरफ्तार हुए आतंकवादियों में शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक सुख बिखरीवाल पंजाब में कई आरएसएस लीडर्स की टारगेट किलिंग कर चुका है। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर ये किलिंग्स हुई थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से साजिशों का ये पहला मामला नहीं, लेकिन हर बार साजिश नाकाम होने के बावजूद पाकिस्तान हिमाकत से बाज नहीं आता। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अल सुबह दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 आतंकियों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के तरन तारण में बलविंदर सिंह संधू जिनकी हत्या हुई थी, जिन्होंने पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ काफी काम किया था, उनकी टारगेट किलिंग हुई थी। उसके मेन शूटर गुरजीत सिंह को भी स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा पंजाब का ही रहने वाला सुखदीप सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया है। जबकि जम्मू कश्मीर के 3 जो आतंकी हैं जो नार्को टेररिज्म में शामिल थे, उनको भी स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि पंजाब से 2 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पंजाब के रहने वाले गुरजीत और दूसरा सुखदीप सिंह, इनको बाकायदा जो फॉरेन हैंडलर है वो बाकायदा निर्देश दे रहे थे। स्पेशल सेल का कहना है कि भारत से बाहर बैठे लोगों ने ही निर्देश दिया था, जिसके बाद गुरजीत सिंह ने बलविंदर सिंह संधू की पंजाब के तरन तारण में हत्या कर दी थी। स्पेशल सेल की टीम फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में और कौन कौन लोग इनके निशाने पर थे। लेकिन जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक ग्रुप और रेडिकल खालिस्तानी ग्रुप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। कैमरामैन सचिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ताकत के बल पर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता के बीच की तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। बंगाल की धरती खून से लाल हो रही है। देसी बमों के धमाके से इलाके गूंज रहे हैं। हर दूसरे दिन राजनीतिक हिंसा, हर दूसरे दिन खूनी संघर्ष। राजनीतिक हिंसा की इस आंधी में जान की कोई कीमत बची नहीं है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष अब बंगाल की रक्त चरित्र राजनीति की सच्चाई है। 5 दिसंबर को आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बमों से हमला हुआ, आगजनी की गई। पांच दिसंबर को ही कूच बिहार में बीजेपी की रैली में बमों से हमला किया गया। कोलकाता में बीजेपी का कैंप दफ्तर फूंक दिया गया। दिसंबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता उलझ गए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। 1 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर में वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ जाते। यह हिंसा बंगाल के सत्ता संघर्ष का सबूत है। ममता ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने टीएमसी की पकड़ कमजोर होने की बौखलाहट। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हिंसा की राजनीति करने वाली सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। भाइकों की भूमिका इस प्रदेश के अंदर कोल माफियाओं को संरक्षण देना, सैंड माफियाओं को संरक्षण देना, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण देना, सिंडिकेट राज चलाना और हिंसा की राजनीति करना, ये ममता सरकार की पहचान होगी और इन सब गलत कामों को संरक्षण देते हैं भाई को। इस संघर्ष के बीच बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की गई। सीआईडी ने आरोप पत्र में उन्हें साजिशकर्ता बताया है। इस चार्जशीट में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुकुल रॉय आरोपों से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये ममता हम बोला है, हम चैलेंज किया है। ममता तू होम मिनिस्टर है, वो आदमी का सामने खड़ा होके बोलो जे बीइंग ए होम मिनिस्टर आई बिलीव जे ममता मुकुल इज इन्वॉल्व विद दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। लेट हिम से। 9 फरवरी 2019 को कृष्णगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या हो गई थी। विश्वास जब अपने क्षेत्र में एक सरस्वती पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे तब उन्हें पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल सामने से गोली मार दी गई। मार्च 2020 में सीआईडी ने मुकुल रॉय से पूछताछ की। मुकुल रॉय कोलकाता हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले मुकुल रॉय पर चार्जशीट को ममता का चुनावी स्टंट और दबाव बनाने की राजनीति बताया है। बंगाल के लिए कोई नया विषय नहीं है कि कार्यकर्ताओं को के ऊपर अन्याय और अत्याचार करके झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में बंद किया जाए। यहाँ तक कि बंगाल साक्षी है कि 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई है, लेकिन इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अंततः इस अन्याय के रावण को समाप्त होना पड़ेगा। टीएमसी पर अगला हमला राजभवन से हुआ। कुछ मौकों पर ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा पर चुप रहने का आरोप लगाया। गवर्नर ने कहा कि राज्य में आग लगी हुई है और लोग तुच्छ राजनीति पर तुले हुए हैं। मुझे कहने में बहुत जोर आएगा कि पश्चिम बंगाल का शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है। बड़ी बाधाएं आ रही हैं। मेरा प्रयास है कि इस प्रकार का निष्कर्ष न निकालना पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन लोगों के कार्यकलाप लगातार इस तरीके के हो रहे हैं कि व्यवस्था की ओर मुझे धकेला जा रहा है।
बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं। बीते लगभग 5 दशकों के दौरान यहाँ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हत्याओं और हिंसाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान सत्ता संभालने वाले चेहरे जरूर बदलते रहे, लेकिन उनका चाल चरित्र रत्ती भर भी नहीं बदला। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ये रस्साकशी नई ताकत के और तेज होने की पूरी संभावना है। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी हो या फिर केंद्र बनाम राज्य, इस समय अब लड़ाई अलग स्तर पर जा चुकी है, जहां केंद्र की एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक के बाद एक मामले कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की एजेंसियां भाजपा के नेताओं के खिलाफ। ऐसे में जहां ये लड़ाई टक्कर की है, तो वहीं दूसरी वाली बात होगी देखने वाली भी कि आखिरकार इस टक्कर की लड़ाई में कौन चकनाचूर होता है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। इधर फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आवेदन कर दिया है। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी के बाद फाइजर ने भारत में आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। अब अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइजर अपनी वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है। कंपनी ने DCGI से क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में टीकाकरण करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि भारत में फाइजर को यह मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं। पहली वजह है भारत में फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। आम भाषा में कहें तो वैक्सीन का परीक्षण भारत में नहीं हुआ है और ना ही इसका ट्रायल डोज किसी को लगा है। इसके अलावा इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में हैं। काफ़ी देर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें। कल जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के नोटिस पे हम स्टैंड बाई रहें। अगर DCGI से फाइजर इंडिया को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में उपलब्ध होने वाला पहला टीका उसका हो सकता है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी DCGI से अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के लिए ऐसी ही मंजूरी मांगी है। माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भारत में इस्तेमाल होने के लिए सबसे उपयुक्त है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर गहमा गहमी अब भी जारी है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों के साथ मुलाकात की। इधर यूपी में भी भारी राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में किसान यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, लेकिन लखनऊ में उनके निवास पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है उन्हें रोकने के लिए। सबकी निगाहें अब भारत बंद पर हैं। कल भारत बंद बुलाया गया है। तमाम राजनीतिक दलों को इसका समर्थन मिल रहा है। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार
12 दिन की 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। 26 नवंबर को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज 7 दिसंबर हो चुका है, 12वां दिन है आज, लेकिन तस्वीर लगभग एक सी ही। इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि कैसे किसान अब भी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तीनों बिल की वापसी की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। किसान आंदोलन के 12वें दिन सियासत की एंट्री हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे। हालांकि मौका था सिंघू बॉर्डर पर इंतजामों का जायजा लेने का। करीब 30 मिनट किसानों से केजरीवाल ने बातचीत की। बातचीत के बाद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हम पूरी तरह से मेरी सरकार किसानों के संघर्ष में साथ है। आपको याद होगा कि शुरू में किसान आए थे तो केंद्र सरकार ने हमसे के 9 स्टेडियम नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा, पंजाबी भाई नहीं पहुंचेगा, चले से हटा। उस टाइम में बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं दी। तुम्हें जरूरी नहीं है अपना हाथ बस। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारी संवाददाता अनीशा माथुर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी। उन्होंने बात की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। आदमी पार्टी ने पहले से ही सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और आज तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सेवा का काम देखने के लिए आए थे कि जो सेवा का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री जी। आप लोग के अंदर भी जा रहे हैं, किसानों से मिलने भी जा रहे हैं कि अंदर की यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल, कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक, देखिए कल भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन 11 से 12 ऐसे विपक्षी दल हैं जो इसको समर्थन भी दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि जब आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे हैं तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है। किसानों के बीच किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है? देखो, किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि कल भारत बंद है। तमाम लोगों ने समर्थन दिया है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे संगठन रहे हो, ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, तमाम लोगों ने समर्थन दिया है। और ये क्योंकि पूरे देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, जिस ढंग से किसानों की मांग है लोगों को जायज लगती है, इसीलिए लोग निकल के किसानों के समर्थन में आ रहे हैं और भारत बंद को लेकर के काफी उत्साहित भी है किसान। और फिर मैंने पूछा कि 9 तारीख को भी आपकी मीटिंग है, उन्होंने कहा कि सरकार को तय करना है। हम तो पिछली मीटिंग में ही बता चुके हैं, लगातार बताते आ रहे हैं सरकार को। अब सरकार को रास्ता निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है सरकार के पास। ये 3 कानूनों को वापस लेने को लेकर, एमएसपी को गारंटी कानून बनाने को लेकर के आज भी मैंने बहुत से किसानों से बात की, सबका यही कहना था। और अरविंद केजरीवाल खुद बॉर्डर पे पहुंचे जायजा लेने के लिए। जो इंतजाम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, तमाम उनके और विधायक मौजूद थे साथ में। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से भी है कि वो, और कहा भी उन्होंने, ओपनली भी कही है ये बात कि वो किसानों के आंदोलन के साथ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और भारत बंद का भी आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें किसानों की लड़ाई अब भारत बंद तक आकर टिक गई है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद के साथ खास बात यह है कि तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल हो गए। ये बेहद अहम है क्योंकि अब तक किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक था, लेकिन विपक्ष की एंट्री से अंदेशा है कि इस आंदोलन का कहीं राजनीतिकरण न हो जाए। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इसका अंदेशा जताते हुए खुद को भारत बंद से दूर रखा है। ये कानून पूरे रद्द होने चाहिए और हम करवा के रहेंगे।
किसानों के हक की लड़ाई अब भारत बंद पर उतर आई है। 3 अहम मांग, आंदोलन का 12वां दिन। अन्नदाता का सब्र टूटने लगा है। किसानों को लगने लगा है कि सरकार पर दबाव बनाने का अब एकमात्र रास्ता भारत बंद ही है। हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। 12 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक रहा है, लेकिन किसानों के भारत बंद को समर्थन देने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां सामने आ गई हैं। इनमें शामिल हैं कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक। राजस्थान में बीजेपी का सहयोगी दल आरएलपी भी भारत बंद के साथ है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से दूरी बना ली है। भारतीय किसान संघ ने 9 दिसंबर को सरकार से वार्ता की सहमति के बाद एक दिन पहले भारत बंद के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। भारत बंद के नाम पर हो रही राजनीति पर भी भारतीय किसान संघ ने सवाल उठाए हैं। भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा कि अब तक किसान आंदोलन अनुशासित चला है, मगर ताज़ा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी ताकतें, राष्ट्रद्रोही तत्व और कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ देने के लिए प्रयासरत हैं। इस ढंग से जिस प्रकार के आंदोलन जा रहा है, ये अहिंसक रहेगा ऐसा हमको संभव नहीं लगता। और जब जब सिंगूर से लेकर मंदसौर से लेकर यहाँ तक जो यात्रा किसान आंदोलन की है, राजनीतिक नेता जिस तरीके से इसमें घुस रहे हैं, इसमें इसीलिए हमने, क्योंकि राजनीतिक नेता यहाँ घुस रहे हैं, आगे पीछे रहे हैं, पर्दे के पीछे भी रहे हैं, इसलिए हम इसे आंदोलन से दूर रखा अपने को। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार कई समाधान पेश कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानून वापस लेने से कम पर राजी होने को तैयार नहीं है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सारी नजरें कल भारत बंद और परसों होने वाली छठे दौर की बातचीत पर हैं। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा, किसान ऐसे वक्त में दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं जब कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि किसान खुद को सर्दी से कैसे बचाएं। सर्दी से बचने और खुद को सेहतमंद रखने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने खास इंतजाम किए हैं। किसान इसके लिए सरदाई का सेवन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन का ये सबसे ताजा रंग है। बादाम, खसखस, काली मिर्च, इलायची के साथ सरदाई तैयार की जा रही है। दिल्ली की सर्दी से निपटने और लंबे खिंचते आंदोलन के लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए सरदाई को बड़ा हथियार माना जाता है। सिंघू बॉर्डर पर जहां जगह जगह पर लंगर लगे हैं, कहीं चाय बन रही है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं नाश्ता बन रहा है, वहीं पर आप देख सकते हैं बादाम की संघाई बन रही है यहाँ पर। और ये ताकि गर्मी रहे, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आंदोलनकारी है उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है। जब भी जंग युद्ध लगता है ऐसा, उसमें शहीदी लड़े लगती है, अरदास होती है, मोर्चा फतेह होते हैं। ये जो किसान संघर्ष कमेटी है उसके संयोग देने लिए सब अलग अलग जथेबंदियां आई हैं। किसी ने शरदाई का लंगर लगा रखा है, किसी ने लंगर लगाया, किसी ने पकौड़े का लंगर लगाया, जैसे अलग अलग संयोग देने लिए आए हैं।
सिंगू बॉर्डर पर जहां किसानों का जमावड़ा सुर्खियों में है, तो वहीं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी चर्चा में है। सुबह होते ही चाय पानी का लंगर शुरू हो जाता है, फिर नाश्ते की बारी आती है और इसके बाद बड़ी बड़ी हांडियां, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ जाती हैं। लंबे आंदोलन के लिए जरूरी है शरीर में ताकत बनी रहे। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में जिस तरह किसानों के खाने पीने का इंतजाम है, उससे जाहिर है कि इस मोर्चे पर कोई कमी नहीं है। दिल्ली से अशोक सिंघल, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको किसान आंदोलन की एक अलग तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली दरअसल इन दिनों सुर्खियों में है। ट्रैक्टर की इस ट्रॉली में हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद है। इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर भी मौजूद है, बिजली की सप्लाई के लिए सोलर पैनल और इन्वर्टर का इंतजाम है। यानी गर्मी हो या फिर सर्दी, धूप हो या फिर बरसात, किसी तरह की कोई दिक्कत इस ट्रॉली में नहीं हो सकती है। जहां भी किसान धरना प्रदर्शन करते हैं वहां से ले जाया जाता है ताकि बुजुर्ग किसानों को आराम मिल सके। फिलहाल पंजाब में रेलवे की पटरियों पर चल रहे आंदोलन से हटाकर इसे गाजीपुर बॉर्डर लाया गया है। 11 दिन से सिंगू बॉर्डर बंद है। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गाजीपुर बॉर्डर बंद है। टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर भी ट्रैफिक के लिए बंद है। आप अगर दिल्ली, यूपी या हरियाणा के किसी कोने में रहते हैं और आपको दूसरे राज्य में प्रवेश करना है तो यह खबर आप जरूर देखिए। जब सड़कें आंदोलन का मैदान बन जाएं, तो फिर वही हाल होता है जो इन दिनों दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली, यूपी के कई बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कई बॉर्डर बंद हैं। पुलिस ने भी एहतियातन जगह जगह कंक्रीट के बैरिकेड लगाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीछे से कोई रास्ता नहीं है जाने का? बड़ी गाड़ी है ना, रास्ता कहीं से भी नहीं है। यही एक मेन रास्ता है, यही बंद किया हुआ है। यही बंद किया। हाँ जी। आपने कोशिश करी कहीं से साइड में से कहीं से जाने की? वगैरह से जाके रास्ता, काफी रास्ते देख के आया हूँ, लेकिन कहीं पे कोई रास्ता वगैरह नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर क्लोज रखने के लिए सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है ताकि फार्मर्स आगे ना आए, और फार्मर्स भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन बीच में फंसे हैं ये लोग जो ट्रक चलाते हैं, जिनका काम रुका हुआ है क्योंकि बॉर्डर पे इस तरह से रुकावट है। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से यूपी में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिए, वरना रास्ते में आप बुरी तरह फंस सकते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दोनों जगह पर मुख्य तौर पर प्रदर्शन चल रहा है। NH24 पर गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा के एंट्री पॉइंट चिल्ला बॉर्डर, दोनों जगहों पर भारी तादाद में किसानों ने पिछले हफ्ते से डेरा डाल रखा है। किसानों के धरने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर NH24 बंद है, तो चिल्ला बॉर्डर पर भी आवाजाही ठप है। ऐसे में आवाजाही के लिए लोग DND, अप्सरा और भोपारा बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो सिंगू और टिकरी बॉर्डर आंदोलन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू, टिकरी, औचंदी, प्याऊ मनियारी, मंगेश, झरौड़ा बॉर्डर बंद है। बादूसराय का बॉर्डर सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुला है, तो झट्टिकारा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए। NH44 दोनों तरफ से बंद है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को धसा, दरौला, कापसहिड़ा, रजोकरी, ब्रिजवासन, पालम, डूडाहेड़ी, लामपुर, साफियाबाद, सबोली बॉर्डर का रास्ता पकड़ने की सलाह दी है। लोगों से GT करनाल रोड और NH44 से बचने की सलाह दी है। अपना गांव अपनी सड़क, ये रणनीति होगी। यानी जो भी सड़क अपनी है गांव की, उसको जाम करने का, उसको रोकने की रणनीति है। तो ये है यहाँ पर कुल मिलाकर के हम जैसा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि अभी भी लगातार संगीत चल रहा है, गाना चल रहा है, और जो किसान हैं वो डटे हुए हैं सड़कों पर कि यहाँ से कल की रणनीति, कल भारत बंद की रणनीति है, उसके बाद बातचीत की बात है सरकार के साथ। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
किसानों के भारत बंद को सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। 11 दलों ने खुलकर भारत बंद का समर्थन कर दिया। इनमें कांग्रेस के साथ साथ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना सारे दल शामिल हो गए। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी किसान आंदोलन के चूल्हे पर राजनीतिक कड़ाइयां चढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई भी विपक्षी दल इस दावत के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। किसान आंदोलन में बिन बुलाए राजनीतिक मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी। यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8, 9, 10 3 दिन ধরে ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी। The left parties, CPI and other left parties, have come out with a joint statement giving full support to the Bharat Band call given by farmer unions. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोदी सरकार का शायराना अंदाज में विरोध कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका समर्थन हम करते हैं, और केवल एमएसपी नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन और भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह दे रहे हैं कि किसान की मांगे मान ली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। पंजाब हरियाणा घेतली दिसत नाही। मला स्वतःला असं वाटतं की असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्ली पुरतं सीमित राहणार नाही। देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के नए नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। बताइए, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच गए, ताकि किसान आंदोलन को राजनीतिक राह दिखाई जा सके। हमारा ये कहना था कि जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो आज एक किसानों का आंदोलन नहीं रहा, वो अवाम का आंदोलन हो गया। तो इस सब के बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजसी पार्टियां हैं, उनको इस संघर्ष के सपोर्ट में आना चाहिए, संघर्ष की सपोर्ट करनी चाहिए। अब जब सारे विपक्षी दल एक होकर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने का मौका बना चुके हैं, तो मोदी सरकार भी अपने बचाव में एक्शन लेगी। तो ले लिया एक्शन। पटना के मशहूर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बैठे थे अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में। पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें हुई, नहीं माने तो हो गई एफआईआर तेजस्वी एंड कंपनी पर पूरे 19 आरजेडी नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत। 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए आंदोलनकारी किसान इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। हर विपक्षी दल भारत बंद में अपना योगदान देने के लिए कमर कसकर बैठा है, लेकिन किसान तो कह चुके हैं कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है। राजनीतिक दल कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दल मान नहीं रहे। बताइए, सरकार भी कब तक चुप बैठे? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वैसे सरकार हो या विपक्ष, हर कोई किसानों के भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल क्रांतिकारी है, लेकिन इस क्रांतिकारी बिल पर किसानों की भ्रांतियां दूर नहीं कर पा रही, और ऊपर से विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक ब्यूरो।